Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना चालू किया था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बेसिकली इट इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल, और अनदर चार्ज पार्टिकल की जगह हम कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज ले लिया हमने, इस क्यू चार्ज की वजह से अगर आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे कोई मैं टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली है 50 टीएस चार्ज हो गया, इमेजिनरी चार्ज हो गया। अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी चार्ज क्यू नोट है, तो इस क्यू नोट चार्ज को कोई एफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज ही क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे, जो कि इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। बच्चों इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर केप, आर केप क्या दे रहा है? आर केप हमें दे रहा है इसकी डायरेक्शन वेक्टर, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए इसको हम, अभी तो हमने इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, के क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इन तरीके से इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि होती है बच्चों। चलिए फर्दर अगर हम बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है के क्यू बाई आर क्यूब आर केप। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो के क्यू बाई आर क्यूब आर केप या के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज है, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज पे अगर दोनों पॉजिटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले लिया, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे अगर फोर्स इधर हुआ, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है बात? सॉरी, मैं बात कर रहा था टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेंगे, हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेंगे। इस वाले को मैं नेगेटिव ले लेता हूं बच्चों। तो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. तो यस सर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द
charge particle away from charged particle और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम इसके लिए यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए न्यूटन के लिए आपको पता है m1l1t-2 और कुलाम के लिए होता है चार्ज है, चार्ज के लिए हमने पढ़ा था at। तो ये मिलके हो जाएंगे mlt-3 mlt-3 a-1। ठीक है बच्चों, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमने डायरेक्शन के बारे में बात की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह अज्यूम कर लीजिए। ये कुछ बातें हो गई जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखनी है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, ओबे करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी ओबे करता है। ऑलरेडी हम गुलाम्स लॉ के लिए ये बात कर चुके हैं कि मान लीजिए किसी रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं तो उन सब की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे हमने नेट फोर्स निकालना सीखा था। अब मान लीजिए किसी रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Yes. ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। डिस्क्रीट मतलब रेंडमली अगर चार्जेज हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है जहां पे चार्जेज Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 चार्ज हो गया, ये Q4 चार्ज हो गया और ये Qn चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिस्टम है जहां पे मल्टीपल चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। ठीक है बच्चों, इनके लिए अगर मैं ये एक पॉइंट P एज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट P पे अगर मैं बात करूं तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर हो जाएगा, देखो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका मैं नाम दे देता हूं R1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। यस और नो बच्चों। सिमिलरली Q2 Yes, के sir. लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इनका पोजीशन वेक्टर R2 इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। सिमिलरली 3 के लिए ये चीज कुछ ऐसे हो जाएगी। चलिए बाकी थर्ड या फोर्थ के लिए, फोर्थ की जगह मैं nth ले लेता हूं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड En इधर हो जाएगा, ये E1, ये E2, ये E3, ये En। चलिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं E1 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये K Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 विल बी इक्वल्स टू K Q2
अपॉन R2 क्यूब, R2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं nth पार्टिकल के लिए, nth चार्ज पार्टिकल के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k q1 Rn क्यूब, Rn वेक्टर हो जाएगा। और अगर पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? हर पॉइंट की वजह से दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, हाँ बोलिए बेटा। आर क्यूब कैसे हो रहा है सर? आर क्यूब कैसे हो रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा था। एक लिखा था जनरल फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये तो दे रहा है केवल और केवल मैग्नीट्यूड। अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो आर केप लगा दिया। आर केप क्या होता है बच्चों? आर केप होता है केवल और केवल यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बताता है। पर अगर मैं आर वेक्टर लगाऊं तो आर वेक्टर आपने पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यस और नो? यस सर। यस। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ऑलरेडी आर स्क्वायर था, तो आर केप की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो ये भी क्या है? ये भी बेसिकली आर ही हो गया। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। समझे बात? समझ गए सर। ओके बेटा, चलिए। तो हम बात कर रहे थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, और ये हो जाएगा बच्चों समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल I इक्वल्स टू 1 टू N। ओके बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। क्लियर है बात? तो हमने किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। क्या निकाला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया किसी भी पॉइंट पे। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे किसकी वजह से? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? अभी तक हम पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कोई रोड हो गई या कोई स्पेयर हो गया, उनकी वजह से उन पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उन्हें क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बच्चों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, वो बेसिकली तीन तरीके से हो सकता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम समझते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए, पहला होता है बच्चों, फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, मान लीजिए बच्चों कोई एल लेंथ की रोड है, एल लेंथ की रोड पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो व्हाट विल बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ? वही क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। ठीक है बच्चों, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा होगा आपने कहीं 11th क्लास में, जब सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ते थे। ठीक है, तो उसी हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर, पढ़े थे लीनियर मास है ना? यस, उसी तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लेमडा लिखते हैं तो लेमडा विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। सेकेंड होता है बच्चों हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज को किसी ओवर द सरफेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और पर यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो लेमडा क्या होगा? लेमडा हमारा
लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्दर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें मिलती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और थर्ड वन होता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से वॉल्यूम, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बताइए। रो विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी, Volume. क्यू बाई वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। अब इनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, जैसे किसी भी लाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे कोई रोड है तो रोड पे जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वहां पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई डिस्क वगैरह है तो डिस्क वगैरह पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकी वजह से अगर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों E इक्वल्स टू K इंटीग्रल लेमडा डेल्टा एल। देखो लेमडा डेल्टा एल क्या हो जाएगा, लेमडा डेल्टा एल हो जाएगा किसी स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल लेंथ के एलिमेंट पे जो चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, लेमडा डेल्टा एल को 0 टू एल तक इंटीग्रेट कर दूं, तो उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। और यही क्या होगा, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल बी के सिग्मा डेल्टा ए। बच्चों यहाँ पे सिग्मा डेल्टा ए क्या है, सिग्मा डेल्टा ए है किसी भी स्मॉल एरिया पे चार्ज, किसी भी स्मॉल एरिया पे चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मुझे किसी गिवन सरफेस के लिए टोटल चार्ज निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो इट विल बी 0 टू ए। एंड फर्दर अगर किसी वॉल्यूम के लिए बात करूं, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू के रो डेल्टा वी बाई आर स्क्वायर। और किसी गिवन बॉडी के लिए जो कंप्लीट चार्ज हो जाएगा वो 0 टू वी तक, इसे इंटीग्रेट करके हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके केसेस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए हो गया, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अभी चल के आगे चल के बच्चों हम इनको कैलकुलेट भी करेंगे कि किसी वायर है, यूनिफॉर्म वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या किसी प्लेन शीट की वजह से, या किसी स्पेयर की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले कुछ और चीजें सीखेंगे जो हमारे लिए आसान हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। जैसे आपने सुना होगा गॉस लॉ के बारे में, तो गॉस लॉ की हेल्प से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं एक इमेजिनरी लाइंस हैं
किसी भी रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहां पे ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन से जिन पे अगर मैं कोई टेंजेंट डाल दूं, सिंपली याद रखना, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मुझे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। ठीक है, वो लाइंस जिन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिल जाए, बस यही काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है बच्चों, समझे ना समझे? Yes, Yes. sir. यस सर। यस। अब जैसे मान लीजिए किसी रीजन में ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक सेकेंड सॉरी, चलिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए मैंने ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया। इस रीजन में 3 पॉइंट ए बी और सी ले लिए मैंने, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर पॉइंट ए पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। पॉइंट बी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बच्चों तो अगेन मुझे कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। और पॉइंट सी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हो जाएंगी। तो बच्चों अब पॉइंट ए पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएंगी और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएंगी। क्या बच्चों आपको दिख रहा है कि पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग हैं? यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. सर। तो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें एक तो उस रीजन में फील्ड की डायरेक्शन बता देंगी, उसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है ना बच्चों? नो सर। नो। No. चलिए इनकी प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। बच्चों अब जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों क्रॉस नहीं कर सकती। मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो बच्चों ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन दे देगा और ये वाला ये डायरेक्शन दे देगा। तो एक ही पॉइंट पे क्या दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्रॉस करेंगी तो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसीलिए फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, द थर्ड पॉइंट इज कैन नेवर बी ए क्लोज लूप। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कैन नेवर बी, कैन नेवर बी अ क्लोज्ड लूप। ठीक है बच्चों, इसको मैं स्टार लगा के लिख देता हूं क्योंकि ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं? केवल और केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। पर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना दे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में, कि वहां पे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्लोज लूप बना सकता है। इसीलिए स्टार लगा दिया। क्यों लगा दिया मैंने आपको चीज भी बता दी बच्चों। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके ओके, क्योंकि कहीं कहीं आपको मिल जाएगी ऐसी चीजें। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो electric field lines, the number of line originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। किसी भी पॉइंट चार्ज से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, चार्ज से आ रहा है, तो फील्ड लाइंस भी चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किसी भी चार्ज से जो फील्ड लाइन ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, number of electric field line is directly proportional to the magnitude of charge, magnitude of charge। बच्चों यहाँ पे दो टर्म हमने और बोली कि ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे ये टर्मिनेट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट। अब देखो इसका रीजन क्या है, हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट मानी जाती हैं। फर्दर अगर मान लीजिए मैं कहूं नेगेटिव पे, तो नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव Yes, की sir. तरफ है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट मानी जाएंगी। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेंगी। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट होने वाली होंगी। ओके बच्चों, चलिए अगर Yes. स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो बड़ा चार्ज है तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, यस और नो। मान लीजिए मैं बात करता हूं किसी फिक्स पॉइंट के लिए एक 5 कूलाम का चार्ज है, एक और सेम पॉइंट के लिए एक 2 कूलाम का चार्ज है, तो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से चार्ज ज्यादा होगा। जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होने वाली हैं। ओके बच्चों, so the line of force per unit area normal to area at a point represents the magnitude of intensity। ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी किसी रीजन में, वह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। किसी रीजन में अगर फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, डेंस हैं किसी गिवन एरिया में, तो वो क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और किसी एरिया में कम है तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए, ये 2 रीजन बना देता हूं मैं। चलिए, तो मैं यूनिट एरिया के कुछ वो लेता हूं बच्चों। तो ये एक एरिया ले लिया, यूनिट एरिया, और एक यूनिट एरिया ले लिया मैंने ये, दोनों इक्वल है बच्चों। ये एरिया ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं। बच्चों एरिया ए जिसका मतलब नेम दे दिया मैंने ए और बी, तो इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और किसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, इस एरिया से आप देखोगे तो परपेंडिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दिस एरिया कम है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा बच्चों, इस एरिया ए रीजन में। में, एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया ए विल बी ग्रेटर देन एरिया बी
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, पास पास हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा वो पास पास होंगी, क्राउडेड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा वो दूर दूर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? यस सर। यस। चलिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बेसिकली द इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a given area. Number of electric field lines, number of electric field lines passing through given area. ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज में अंतर है। अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बच्चों डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पे ये एक चार्ज पार्टिकल क्यों ले लेता हूं? तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, यस और नो? यस इस चार्ज सर। पार्टिकल की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ओ ई होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई छोटा सा एरिया में डेल्टा ए अज्यूम कर लूं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई एरिया डेल्टा ए अज्यूम कर लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इस छोटे से स्मॉल एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों ई डॉट डी ए। किसके बराबर हो जाएगा? ई डॉट डी ए के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या मैं इसे ई ए कोस थीटा भी लिख सकता हूं बच्चों? पढ़ा होगा आपने डॉट प्रोडक्ट के यस बारे में। दो सर। वेक्टर एक दूसरे से अगर थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ई ए कोस थीटा के बराबर भी हो जाता है। अब मान लीजिए बच्चों कि ये तो एक जनरल बात हो गई। अगर मान लीजिए मुझे इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस से, ये तो अभी छोटे से एरिया डेल्टा ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इस पूरी की पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो क्या करूं? इसे इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी यस की सर। पूरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगा। इंटीग्रेट करने से पूरी की पूरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो दोनों चीज है, फॉर्मूला भी हमें मिल गया है इसके लिए, और सिंपल सी डेफिनेशन भी हमने इसके लिए लिख ली है बच्चों। इसके लिए फर्दर अगर हम बात करें बच्चों कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है? दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस और नो बच्चों? यस सर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें बच्चों तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए? देखो इसके लिए यूनिट हो जाएगी बच्चों, एक तो यूनिट है इसकी वोल्ट मीटर। क्या है इसकी यूनिट? वोल्ट मीटर। और इसकी दूसरी यूनिट है
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट मीटर हो जाएगी और एक यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी m L3 T minus 3 A minus 1. This will be the dimensional formula for electric flux. Okay बच्चों? Yes, sir. चलिए अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड कर नहीं करती है? द वैल्यू ऑफ फाई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इनसाइड द क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है और इसके लिए जो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू कहीं भी प्लेस्ड हो, यहाँ पे प्लेस्ड हो चाहे यहाँ पे प्लेस्ड हो चाहे यहाँ पे, इसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए अब हम निकालेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप पे के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए उससे पहले वो कैलकुलेशन हम करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उससे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सीख लेंगे वेरियस शेप्स के थ्रू। ठीक है जी, Yes, sir. चलिए ठीक है मेरे भाई, देखिएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of an electric field through a closed surface to the net charge enclosed by the surface। मान लीजिए मैं आपको बता ही देता हूं कि ये एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू हम ले लेते हैं। इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे कोई मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ डेल्टा ए, और इस डेल्टा ए एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हमने क्या कहा, जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से लिंक, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो फ्लक्स लिंक होगा इसकी वजह से इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। किसके बराबर था ये? ई डॉट डी ए के बराबर था। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि किसी क्लोज सरफेस से लिंक जो कुल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से लिंक, वो किसके बराबर होगा? ये तो हमें पता है ई डॉट डी ए के बराबर होता है, वो होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर। Q नोट टाइम्स द 1 अपॉन Q नोट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, इसके बराबर टोटल फ्लक्स यहाँ पे इस क्लोज सरफेस से लिंक होगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब। इसी का एप्लीकेशन करके बहुत सी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है जी, सर हाँ बोलिए बेटा। सर आपने जो ऊपर ई ए कॉस थीटा लिखा था, हाँ हाँ, वो थीटा किसका एंगल है? यस, ई एंड ए ये का। थीटा एंगल है बच्चों किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा इसके मैं चीज बता देता हूं आपको। मान लीजिए किसी रीजन में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहाँ पे मैं एक एरिया ले लेता हूं कुछ इस तरीके से।
ठीक है बच्चों, ये एक एरिया ले लिया है ए। अब अगर मैं बात कहूं कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मान लीजिए इसका जो एरिया वेक्टर है, रुक जाइए एक सेकंड में इसको दोबारा से बनाता हूं। इसी रीजन में ये एक मैंने एरिया वेक्टर ले लिया ए कुछ इस तरीके से, किसी भी सरफेस के लिए। एरिया वेक्टर जो होता है बच्चों वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक सरफेस मैंने अज्यूम कर ली है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ए इधर की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल थीटा है? Yes, sir. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो इस एरिया से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा, द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस विल बी इक्वल टू ई डॉट ए के बराबर हो जाएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे, ई ए कोस थीटा के बराबर लिख देंगे। तो कितना फ्लक्स लिंक होगा, इसे ई ए कोस थीटा के बराबर फ्लक्स लिंक होगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं बच्चों। कोस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 180 के बीच में। मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम लाइन में होंगे। कब हो जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से मैं अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। बच्चों दोनों पैरेलल हैं, ई और ए एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, ये केस हो गई थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए के बराबर हो EA. जाएगा, है ना। चलिए, अब ये थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए बात हो गई। हम बात करते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कब हो जाएगा, जब ई और ए परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से लिख लो। तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है। क्या यहाँ पे इस सरफेस से कोई फील्ड लाइंस पास हो रही है बच्चों, इसके No, पैरेलल जा sir. रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। ओके बच्चों, Yes, तो sir. सर क्लोज सरफेस है उसमें तो परपेंडिकुलर है ना? हाँ बेटा बिल्कुल। अब क्लोज सरफेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फील्ड लाइंस आएंगी ना, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जाएंगी। बट हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम किससे, गॉस लॉ से। ठीक है बच्चों, तो गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स क्यू ई लिंक्ड विद अ सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू नोट या क्यू इनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नोट। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ओके बच्चों, Okay, यस। sir. चलिए, तो गॉस लॉ का जब हम यूज करेंगे उससे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं गॉस लॉ के बारे में। द फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। पहला पॉइंट, फ्लक्स थ्रू अ गाउसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस is independent of shape of surface, is independent
ऑफ शेप। अब इसका क्या मतलब है बच्चों कि जरूरी नहीं है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी सरफेस ने, किसी क्लोज सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है, चाहे ये रैंडम शेप हो, चाहे ये क्यूब हो, चाहे ये स्फीयर हो, कोई सी भी शेप हो, इस पे डिपेंड नहीं करता इन सरफेसेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो कहीं भी आ रहा है, क्या आ रहा है, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो बेसिकली या तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन नोट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बट शेप पे डिपेंड नहीं करता। हमने कौन सी गाउसियन सरफेस बनाई है इस पे डिपेंड ये नहीं करता है। ओके बच्चों, चलिए, फ्लक्स थ्रू ओके गाउसियन सर। सरफेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फाई ई। फाई ई डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। गाउसियन, क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के लिए हम ऑलरेडी ये भी बात कर चुके हैं कि चार्ज कहीं भी रखा हुआ हो, जरूरी नहीं है चार्ज सेंटर में ही हो, चार्ज यहाँ पे रखा हो सकता है, चार्ज यहाँ पे सरफेस पे रखा हो सकता है। तो पोजीशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गाउसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जैसे मान लीजिए किसी रीजन में ये चार्जेज प्रेजेंट हैं, ये कुछ चार्जेज हैं, चार्जेज Q1, Q2, Q3, तीन चार्जेज हैं। अब मैंने यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस बनाई, मान लीजिए ये मैंने एक गाउसियन सरफेस का निर्माण कर दिया है। इस गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कौन कौन से हैं बच्चों, Q1 एंड Q2। यस सर। यस, तो इस गाउसियन सरफेस पे जब भी कोई मैं एलिमेंट लूंगा डेल्टा ए का, तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस किस की वजह से होगा, Q1, Q2 एंड Q3 की वजह से ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऑल चार्जेज की वजह से होगा, पर जो फ्लक्स होगा वो केवल और केवल इनक्लोज चार्जेज कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, इनकी वजह से ही माना जाएगा। फ्लक्स इनक्लोज चार्जेस की वजह से माना जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस की वजह से माना जाएगा। देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, क्या था, फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट ई डॉट डेल्टा ए विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो ऑल थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 की वजह से है, बट जो फ्लक्स आया है हमारे पास क्यू इनक्लोज है वो Q1 और Q2 ही लिए जाएंगे। ओके, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों ओके में, सर। पॉइंट नोट डाउन करवा देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the Gaussian surface at the Gaussian surface is due to all the charges present, is due to all the charges, all the charges means inside the Gaussian surface and outside the Gaussian, inside and outside the Gaussian surface, inside and outside, all the charges inside and outside the Gaussian surface. ओके बच्चों, ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सर ये थर्ड पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करिए ना। थर्ड पॉइंट को फिर से एक्सपीरियंस के लिए, मान लीजिए बच्चों किसी रीजन में हमारे पास चार्जेज हैं Q1, Q2 एंड Q3।
इस रीजन में जो चार्जेस है वो Q1, Q2, Q3 है। एक हमने गाउसियन सरफेस अज्यूम कर ली है किसी भी शेप की, और इस गाउसियन सरफेस पे कोई भी मैं एलिमेंट लेता हूँ डेल्टा ए, इस गाउसियन सरफेस पे कोई भी छोटा एलिमेंट डेल्टा ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस किस की वजह से होगा? केवल और केवल इनक्लोज चार्ज की वजह से नहीं होगा बच्चों। जो गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है और जो गाउसियन सरफेस के बाहर चार्ज है, इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। ओके ओके सर। ओके। बट अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूँ फाई टोटल, तो फाई टोटल जो होगा उसमें जो चार्जेज होंगे वो केवल और केवल इनक्लोज चार्जेज ही लिए जाएंगे। ओके यस ओके सर। सर। ओके बेटा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गाउसियन सरफेस। चलिए, ये तो फील्ड इंटेंसिटी की तो हमने बात ही कर ली। इन अ क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। इन अ क्लोज्ड सरफेस, in a closed surface, incoming flux is taken as negative, and outgoing flux is taken as positive, and outgoing flux is positive। ठीक है बच्चों। in a Gaussian surface if flux is zero, किसी भी Gaussian surface में if किसी भी क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के लिए अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? Q इनक्लोज शुड बी इक्वल्स टू जीरो। जीरो। यस, Q इनक्लोज हमारा जीरो हो जाएगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स लिंक है वो जीरो है, इसका मतलब उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि उस गाउसियन सरफेस पे किसी एलिमेंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक गाउसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर ली। अब यहाँ पे एक चार्ज Q1 है। ये चार्ज Q1 इस गाउसियन सरफेस के क्या है? आउटसाइड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा इसकी वजह से। बट इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर सिंस कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस यहाँ पे हो सकती है। ओके यस सर। यस। चलिए, अब मान लेते हैं जैसे किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज क्यों इनक्लोज है। इफ a closed body encloses a charge Q, if a if a closed body encloses the charge Q, encloses the charge Q, कोई बॉडी कोई चार्ज Q को एनक्लोज कर रही है, तो उससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? उससे लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स होगा, देन द टोटल फ्लक्स linked with the surface क्या हो जाएगा बच्चों? क्या पढ़ा था हमने? फाई ई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बॉडी ने क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है, तो उससे लिंक जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमने कोई रैंडम शेप की बॉडी ले ली, ये हमने कोई रैंडम शेप की बॉडी ले ली, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज है, पोजीशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बॉडी से या इस सरफेस से लिंक्ड, क्लोज सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर हो जाएगा। फर्दर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ रैंडम शेप, मान लीजिए मैंने एक स्पेयर ले लिया और स्पेयर के अंदर मैंने कोई क्यू चार्ज ले लिया,
ठीक है, तो इससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे लिंक टोटल फ्लक्स पी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले ली, और इसके अंदर, एक सेकेंड बच्चों, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज को रख दिया, कहीं भी चार्ज को प्लेस करूं, जो फ्लक्स होगा हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होने वाला है। एक सेकेंड बच्चों, चलिए ये एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर के अंदर भी अगर कोई क्यू चार्ज रखता हूं तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मान लीजिए, चलिए यहां पे अगर मैं, ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज रख देता हूँ, इस क्लोज सरफेस के अंदर 5 कूलम का चार्ज मैंने रख दिया बच्चों, बताइए इससे लिंक टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। 5/ε0। 5/ε0। मान लीजिए अब मैं इसे कुछ इस तरीके से देखिए, एक और क्वेश्चन, ये 3 चार्जेज हैं, Q1 इक्वल्स टू 2 न्यूटन 2 कूलम, Q2 इक्वल्स टू 3 कूलम एंड Q3 इक्वल्स टू माइनस का 5 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3, ये है -5 कूलम। अगर ये मैंने एक ऐसी सरफेस बना दी, ये एक गाउसियन सरफेस बना दी बच्चों S1, ये दूसरी गाउसियन सरफेस बना दी S2, और एक तीसरी गाउसियन सरफेस बना दी जिसमें तीनों के तीनों चार्ज इनक्लोज हैं। ठीक है बच्चों, 3 सरफेस बनाइए, S1 जो सरफेस है वो Q1 और Q2 को इनक्लोज है, S2 जो सरफेस है वो Q1 और Q3 को इनक्लोज है, और S3 जो है वो तीनों चार्जेज को इनक्लोज है। तो S1 सरफेस के लिए या S1 सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। 5/ε0। 5/ε0। चलिए 5S2 के बारे में बताइए। -3/ε0। -3/ε0। और अगर मैं S3 के लिए बताऊं तो 0। 0, क्योंकि S3 में जो नेट इनक्लोज चार्ज है वो 0 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके, चलिए ये बात आप ओके समझ सर। चुके हैं बच्चों। कर लीजिए इसे नोट। मान लीजिए अब किसी एक्सटर्नल फील्ड में, किसी, ये तो बात थी कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज मेरा इनक्लोज था, मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में, मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये एक स्फीयर रख दिया है, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी रख दी है। और अगर इस क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर हम बात करें कि यहां से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे, वो कितना होगा, उसके बारे में अगर बात करें कि इस क्लोज्ड स्फीयर से, सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों कंडक्टर के, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस के, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर बना दिया है। और इस स्फीयर से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, चूंकि यहाँ पे इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज नहीं कर रखा, सिंस इसने क्लोज स्फीयर ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रखा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है। तो आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, बट फ्लक्स 0 क्यों हो रहा है। गॉस के नियम के अनुसार तो हमने कह दिया कि सिंस कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 कर दिया। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग हो रहा है, ये आउटगोइंग हो रहा है। और हमने क्या कहा था, जो भी इनकमिंग फ्लक्स है वो होता है नेगेटिव। तो इस स्पेयर के इस वाले साइड का जो फ्लक्स है वो इनकमिंग फ्लक्स है, और ये आउटगोइंग फ्लक्स है। आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेट फ्लक्स लिंक होगा इससे, क्या वो 0 हो जाएगा बच्चों? यस सर। यस, इसीलिए हम लिखते हैं फाई इनकमिंग, इनकमिंग फ्लक्स प्लस फाई आउटगोइंग, दोनों मिलके 0 के बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो। ठीक है बच्चों? यस सर। यस चलिए कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज या फिर सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज की वजह। चलिए मिलते हैं बच्चों कल, है ना? थैंक यू। सर हाँ बोलिए बेटा। थैंक यू सर। मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करवा देते। मॉड्यूल के क्वेश्चन यस सर, वो यार होमवर्क अभी तो लेते थे वो कर लेते। मेरे पास अभी जो 12th वाला मॉड्यूल वो है नहीं बच्चों। आप ये इंस्टीट्यूट आते हो नहीं आते? यस सर आता हूँ। हाँ तो इंस्टीट्यूट सर। आओ तो मॉड्यूल ले आना मेरे पास, मैं आपको टिक करवा दूंगा और अगली क्लासेस में डायरेक्ट भी बता दूंगा ना बेटा। यस सर। ओके सर। थैंक यू। नोट सेंड करा दो सर। नोट सेंड करा देता हूँ बेटा, है ना? अभी कर देता हूँ। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू, बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर।